फडणवीस और शिंदे दोनों दिल्ली में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा करने वाले हैं। क्या अभी भी किसी प्रकार का कोई असमंजस की स्थिति जो है वो बागियों और बीजेपी के बीच में बनी है, या ये माना जाए कि नहीं, एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जिसको जो कुर्बान करना पड़े वो तैयार है, चीजें सॉर्टेड हैं और जैसा दिल्ली आदेश करेगी उसी हिसाब सब कुछ होता जाएगा? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि जितना पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आप हम रख सकते हैं उस हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो बागी विधायक हैं शिवसेना के, जिन्हें कैबिनेट की अपेक्षा थी, कैबिनेट मंत्री बनने की, इसीलिए उन्होंने अपना कैबिनेट पद एनडीए सरकार में छोड़कर वो लोग एकनाथ शिंदे के साथ आए, यानी कि वो फिर से कैबिनेट मंत्री पद चाहते हैं। जो लोग कैबिनेट मंत्री थे ऑलरेडी, उनको आप कैबिनेट पद से हटा नहीं सकते। कई ऐसे एमएलएज हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे लेकिन उनको कैबिनेट बनना था, इसलिए वो एकनाथ शिंदे के साथ आए। तो ये बात तो कही जा रही है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी, लेकिन जो शिवसेना के बागी विधायक हैं वो इस बात को भी देखेंगे कहीं ना कहीं कि इस बगावत से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद मिला है, उनका प्रमोशन हुआ है, हमारा क्या हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप देखें बीजेपी, जिसके पास 106 खुद के एमएलएज हैं, उनकी जो नॉर्मल स्ट्रेंथ है इंडिपेंडेंट को मिला के वो 115 के करीब है, तो वो लोग ये चाहेंगे अब कि जब मुख्यमंत्री पद नहीं मिल पाया है तो कम से कम जो मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई और हाउसिंग मिनिस्ट्री हो गई, ये सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो है कम से कम वो बीजेपी को मिले, ताकि कहीं ना कहीं बीजेपी का वर्चस्व जो है, प्रेजेंस जो है वो कैबिनेट पर दिखाई दे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो कैप है वो 43 है, 43 से ज्यादा मंत्री आप महाराष्ट्र में नहीं कर सकते। तो अब उसमें आप कह सकते हैं कि अब कैबिनेट पद और पोर्टफोलियो ये किसको कौन सा मिलेगा, कितना मिलेगा, इस बारे में जो चर्चा है वो काफी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इम्तिहान की घड़ी ही होगी एकनाथ शिंदे के लिए और बीजेपी के लिए कि कैसे वो सभी लोगों को अकोमोडेट करते हैं। जो कुछ उद्धव ठाकरे कैंप के लोग हैं उनकी यही उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस कैबिनेट पोर्टफोलियो के डिस्ट्रीब्यूशन में लोग नाराज हों, उसके बाद वो फिर से उद्धव ठाकरे कैबिनेट कैंप में आए, ये एक उम्मीद लगाकर वो बैठे हैं। लेकिन ये बात सही है कि इस जिस तरह पे अभी सरकार बनी है उस सरकार में कैबिनेट मंत्री पद देने के लिए काफी चेक्स एंड बैलेंसेस करने होंगे, तो उसको कैसे डिसाइड करते हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि क्या फडणवीस और शिंदे के बीच में ताल्लुकात बेहतर है, या क्योंकि हमने देखा कई बार मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं और बार बार फडणवीस जी ने कहा, और कई बार कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि फडणवीस ये भूल जाते हैं कि उनके नाम के आगे डिप्टी भी लगा हुआ है, वो थोड़ा सीएम की तरह बिहेव करने लगते हैं कई बार। ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर चर्चाएं, बातें निकल रही हैं। आप महाराष्ट्र में कवर करते हैं, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, इन दोनों के बीच इस शपथ समारोह के बाद से रिश्ते कैसे नजर आ रहे हैं, और क्या कहीं कोई खींच जो है वो फडणवीस के जहन में है? क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो खुलकर इजहार किया है, लिखा भी है, लेकिन फडणवीस बार बार कहते नजर आए, लेकिन बॉडी एक्सप्रेशन से लेकर बॉडी लैंग्वेज उनकी, या जो कुछ और अंदर खाने खबरें हो, जरा बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि बीजेपी ने किस तरह से एकनाथ शिंदे को इस वक्त अकोमोडेट किया है। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त ये देख रहे होंगे कि 2.5 साल उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी, एक नंबर 1 पार्टी होने के बाद, सबसे ज्यादा सीटें होने के बाद भी अपोजिशन में गुजारी है, उसके बाद उन्हें सरकार में काम करने का मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो ट्यूनिंग दिखाई दे रही है वो प्रेजेंट है। कहीं ना कहीं उन दोनों का फायदा है कि ये सरकार चले, लेकिन सवाल ये होगा कि उन दोनों के स्टेक होल्डर्स है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस के पास जो 105 एमएलएज हैं और एकनाथ शिंदे के साथ जो 49 एमएलए शिवसेना के बागी विधायक आए हुए हैं, उन लोगों को, इन लोगों को अकोमोडेट करना है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आएगी वो इस अकोमोडेशन को लेकर के आएगी कि किसका पलड़ा भारी है इस सरकार में, इसको लेकर के आएगी। क्योंकि ये महाविकास आघाड़ी की सरकार में भी हमने देखा कहीं ना कहीं एमएलए शिकायत करते थे फंड एलोकेशन को लेकर के, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को लेकर के। तो 2 से 3 पार्टी का कोई भी गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें ये चीजें बैलेंस करना मुश्किल होता है। तो ये अभी नई सरकार है, 1 हफ्ते सरकार है, और इसमें शिंदे और देवेंद्र के बीच में जिस तरह के केमिस्ट्री देखने के मिल रही है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि उन दोनों को कुछ ना कुछ हासिल हुआ है इस चीज से। लेकिन जिन्हें नहीं मिलता है उनका क्या रुख होगा इस पूरी चीजों को लेकर के, ये एक बड़ा पॉइंट रहेगा आने वाले समय में। तो तकरीबन कुछ महीने जब तक नहीं गुजर जाते, तकरीबन जब तक कैबिनेट एक्सपांशन नहीं हो जाता, या सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इनमें से 16 विधायक जो शिंदे गुट के, उनके खिलाफ सस्पेंशन नोटिस का केस है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
फैसला क्या होता है। तो ये सारी चीजों को आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आफ्टर सम टाइम, एक जैसे वक्त गुजरेगा तो ये चीजें समझ में आएगी कि क्या ये सरकार में मैच्योरिटी देखने को मिल रही है, क्या ये एक स्थिर सरकार है, या फिर कहीं ना कहीं बगावत फिर से हो सकती है। ये सारे मामले जो है ये कुछ वक्त के बाद ही पता चलेंगे। एनसीपी के चीफ शरद पवार जो हैं, उन्होंने अपने विधायकों को ये कह दिया है कि लगता नहीं है कि सरकार 6 महीने से ज्यादा चलेगी और आप री इलेक्शन की तैयारी जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर के शुरू कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं लोग सवाल कई उठा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के लिए चीफ मिनिस्टर बनने के बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना एक डिमोशन है। तो ये सारी चीजें आप देखना होगा कि किस तरह से संभालते हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, और उनके साथ जो एमएलएज हैं उनका कितना साथ और कोऑपरेशन रहता है इन दोनों को।